मेघा की जुदाई के बाद मैं बहुत ही उदास और मायूस रहता था, क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेघा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मैंने तो जीने मरने की कसम खाई थी और उसके साथ शादी करने का वादा भी किया था। पर वो बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। उसकी जुदाई का गम मुझसे सहन नहीं होता था। मैं जिस मकसद के लिए गांव से शहर आया हुआ था, मैंने तो अब वो मकसद ही भुला दिया था, क्योंकि मेरे गरीब माँ बाप दिन रात मेहनत करके मुझे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन सकूं, और उनके सारे सपने मेरी वजह से चकनाचूर हो रहे थे। मुझे अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं रही थी। मैं सिर्फ उस बेवफा की याद में दिन रात रोता रहता था। मैं अपने माँ बाप के भेजे हुए पैसे, जो कि मेरी पढ़ाई के लिए होते थे, वो सारे के सारे उस बेवफा पर खर्च कर चुका था। अब तो मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के भी पैसे नहीं बचे थे। पैसे तो क्या, मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। पर वो मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई और मुझे छोड़कर चली गई। मेघा से मेरी मुलाकात मेरे ही कॉलेज में हुई थी, और मोहब्बत का इजहार भी उसी की तरफ से पहले हुआ था। मैं तो गांव से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का था। मैं तो इन शहर की लड़कियों के फरेब को जानता तक नहीं था। उसने खुद ही मुझे बोला था कि तुम्हारी सादगी पर मैं फिदा हो गई हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी जवानी भी उस समय चरम सीमा पर थी। उसकी दिन रात की मुलाकात और प्यार भरी मीठी मीठी बातों का मैं भी दीवाना हो गया था। अब मुझे भी उसके बगैर रहा नहीं जाता था, इसलिए मैं भी अब उससे मोहब्बत करने लगा था। वो हर समय ही मुझसे मोबाइल पर, कभी व्हाट्सएप पर, तो कभी फ़ोन कॉल्स पर मेरे कांटेक्ट में रहती थी। रात को सारी सारी रात मुझे कॉल पर बातें करती रहती थी। उसने मुझे अपनी मोहब्बत में इस तरह घेरा हुआ था कि मेरा अब उसके घेरे से निकलना नामुमकिन था। एक रात वो खुद ही मेरे रूम में आई, जहाँ पर मैं और मेरा दोस्त, जो मेरा ही रूममेट था, हम सोए हुए थे। उसने पहले मुझे मैसेज किया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो। जब मैंने मैसेज नहीं देखा और कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उसे और सब्र ना हो सका और उसने दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर दिया। मुझसे पहले मेरे दोस्त ने जाकर दरवाज़ा खोला। वो मेघा को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हुआ था। वो मेघा से बोल रहा था कि तुम इस समय हमारे रूम में क्या कर रही हो। उन लोगों की आवाज़ पर मैं भी उठ गया और मुझे उठता देखकर मेघा फ़ौरन ही मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे अपने कमरे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तो उस पर ज़रा सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसको डर लगे और मैं उसको अकेला छोड़ दूँ। मैंने उससे बोला कि चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चलता हूँ, जब तुम्हें नींद आ जाएगी फिर मैं अपने कमरे में आ जाऊँगा। तो वो फ़ौरन ही मान गई थी, क्योंकि वो इसीलिए तो आई थी। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान था और मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, कुणाल, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेघा के कमरे में कैसे जा सकते हो? हमारे कॉलेज के नियम बहुत सख्त हैं, तुम्हें कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। पर मुझे उस समय मेघा से बढ़कर और कोई भी नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मेघा के साथ जाना जरूरी समझा। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो अपने बेड पर लेट गई और मैं उसके साथ ही बैठ गया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा, जिससे कि उसे जल्दी ही नींद आ जाए। पर नींद का आना अब नामुमकिन था। जबान खून था और कमरे में भी हम दोनों अकेले थे, तो ना चाहते हुए भी हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उस समय हम दोनों ही अपने होश खो बैठे थे। पहल मेघा की तरफ से ही हुई थी। उसने खींचकर मुझे अपने बराबर बेड पर लिटा लिया था और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गईं। मैं भी खुद पर काबू नहीं रख सका था। जिससे मैं प्यार करता था वो मेरी बाहों में थी, फिर मैं कैसे खुद को रोक पाता। पर जब हमको ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बहुत ही गलत हुआ है, तब हमें होश आया और हम दोनों ही अपनी गलती पर पछताने लगे। मैंने मेघा से वादा किया था कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, किसी को भी मालूम नहीं होगा। तो उसने भी वादा किया और कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम तो लड़के हो और मैं लड़की हूँ, तो तुमसे ज़्यादा बदनामी मेरी हो जाएगी अगर किसी को इस बात के बारे में मालूम हो गया तो। पता नहीं क्यों मुझे मेघा बहुत चुपचाप और मायूस सी लग रही थी। मैंने सोचा शायद इतना बड़ा गलत काम करने के बाद मेघा शर्मिंदगी महसूस कर रही है, इसलिए मैं मेघा को समझाने लगा कि इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास तो था, पर दिल ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था कि अब मेघा मुझसे कभी भी दूर नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो चुका था उसके बाद मेघा सिर्फ मेरे साथ ही शादी करेगी और किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक मेघा के व्यवहार ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। उसका व्यवहार देखकर मेरे होश उड़ गए थे।
क्योंकि उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अजीब सा हो गया था। वो मुझसे बहुत ही उखड़े उखड़े शब्दों में बात करती। मैं उसके पास जाकर बैठता तो वो मुझसे दूर होकर बैठ जाती। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की साथ साथ ही थी। मेघा ने खुद ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, वो समय शुरुआत भी मेघा ने ही की थी। मैं ये समझ रहा था कि वो ये सोच रही होगी कि मैं अब उससे शादी नहीं करूँगा, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारी सोच बहुत ही गलत है। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, और अब तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, और अगर तुम चाहो तो हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए अब भी तैयार हूँ। तो मेघा ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनते ही मैं हैरान हो गया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि अब तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाओ, तुम बहुत ही कमज़ोर मर्द हो, तुम्हारी मर्दानगी में वो दम नहीं कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करे। मेघा की ये बात सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो ये सब कुछ कैसे बोल सकती थी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के इलाज की सख्त ज़रूरत है, तुम अपना इलाज कराओ और मुझे भी भूल जाओ। मेघा की बातें मेरे दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर कर चुकी थीं, और मैं ये सोचकर काफ़ी परेशान था कि मेघा की बातें सच हैं या वो मुझसे शादी न करने का बहाना कर रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं अस्पताल चला गया और एक अच्छे डॉक्टर से अपना टेस्ट कराया। और जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो कहा कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे अपनी कमजोरी से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि अब तो मेघा कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उसी समय अस्पताल से अपने रूम में चला आया। अब मेरा मन कॉलेज में नहीं लगता था, ना ही पढ़ाई में। मेघा ने मुझसे पूरी तरह अपने संबंध खत्म कर लिए थे। सारे दोस्त मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछते थे, पर मेरे पास उनके लिए कोई भी जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गई थीं, तो मैं अपने गांव वापस चला गया। वहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। मेरी माँ ने मेरी मंगनी तो बचपन में ही तय कर दी थी अपनी सहेली की बेटी से। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए मेरे माँ बाप चाहते थे कि अब मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं अपने घर वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश करता रहा कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर सकता, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कोई नौकरी ढूंढनी है और शहर में ही अपना घर बसाना है। पर मेरी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां जोरों पर हो रही थीं, और मैं शर्म के मारे किसी को ये बात बता भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपनी मंगेतर की ज़िंदगी भी ख़राब नहीं करना चाहता था। मैं उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। तैयारी पूरी हो गई थी, शादी का दिन भी आ गया, पर मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे घर वाले इस कदर खुश थे कि मैं उनकी खुशियां छीन नहीं सकता था, और शर्म के मारे किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। और फिर हम दोनों की शादी हो गई। वो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मैंने अपनी पत्नी तन्वी को भी कुछ नहीं बताया, और मैंने उसके साथ अपने संबंध एकदम नॉर्मल ही रखे, जिस तरह से एक पति पत्नी में संबंध होने चाहिए। तन्वी को बाहों में भरते हुए मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था, क्योंकि मुझे मेरे अंदर की कमजोरी पता थी, लेकिन मैं तन्वी पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल ही रखा। मेरी शादी की अगली सुबह को मैं यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी दिल ही दिल में मेरे बारे में वही सोच रही होगी जो मेघा ने मुझे कहा था कि वो मुझसे खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरी पत्नी भी मुझसे खुश नहीं हुई होगी। पर उसके चेहरे से मुझे कोई भी ऐसी मायूसी नज़र नहीं आ रही थी। उसका चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा खिला खिला लग रहा था, और उसके चेहरे पर फैली शर्म की लाली इस बात की गवाही दे रही थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। फिर मैंने यही सोचा कि मेघा तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपने हक के लिए कुछ भी बोल सकती है और साफ शब्दों में बयान कर सकती है, जबकि मेरी पत्नी तन्वी तो गांव की लड़की है, वो क्या कुछ बोलेगी। जिस तरह मैं शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो भी इसी तरह शायद कुछ नहीं बोल पा रही हो और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह मेरे साथ गुजारने पर राजी हो गई हो। तन्वी से मेरी शादी करने के बाद मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे, पर साथ ही साथ अब मैं भी बहुत खुश था। सुहागरात में तो तन्वी को इतना गौर से देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब सुबह होते ही जब तन्वी को गौर से देखा तो वो तो मेघा से भी कहीं ज़्यादा सुंदर और मासूम थी। तन्वी के ऊपर से मेरी निगाहें हटी नहीं रही थीं। मेरी नज़रों की तपिश से तन्वी ने भी शर्माकर अपनी निगाहें झुका लीं, और मुझे तन्वी पर और भी ज़्यादा प्यार आ गया।
तन्वी से मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिला, जिसके बाद अब मेघा की यादें मुझे बहुत कम आती थीं। ऐसा नहीं था कि मैं मेघा को पूरी तरह भूल गया था, क्योंकि वो तो मेरी पहली मोहब्बत थी और पहली मोहब्बत को कोई इंसान इतनी जल्दी भूल नहीं पाता। पर तन्वी की मोहब्बत देखकर अब मैं मेघा को कम ही याद किया करता था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गईं, तो मुझे शहर जाना पड़ गया। मेरे जाने से तन्वी बहुत ही उदास हो रही थी और कह रही थी, कुणाल मत जाओ, मैं आपके बगैर अब एक दिन भी नहीं रह सकती। तन्वी के बगैर रह तो मैं भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने मेरे दिल में अपने लिए एक अलग ही स्थान बना लिया था। जिस तरह उसने कुछ ही दिनों में मुझे प्यार, मोहब्बत और इतनी इज्जत दी थी, मैं भी शायद अब उससे मोहब्बत करने लगा था। पर मेरी मजबूरी थी, पढ़ाई का मामला था, मेरा जाना भी जरूरी था। शादी से पहले तो मैं वीकेंड पर भी घर नहीं आता था, क्योंकि काफ़ी खर्चा हो जाता था और मैं फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था। उधर मेघा पर भी मेरा काफ़ी खर्चा हो जाता था, तो पैसे बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे। अब मैंने तन्वी को कह दिया था कि मैं हर वीकेंड पर तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जब मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो मैं वहीं शहर में नौकरी देख लूँगा और वहीं पर किराए का मकान लेकर तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। हम दोनों साथ में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। ये बात सुनकर तन्वी थोड़ा खुश होने लगी और उसने खुशी खुशी मुझे जाने की अनुमति दे दी। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों के थ्रू ये खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि मेरी शादी हो गई है। क्लास खत्म होने के बाद जब मेघा मुझे मिली तो उसने मुझसे कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अभी कुछ साल अपना इलाज करवाना चाहिए था। मेघा ने मुझे कहा कि तुम मर्द लोग होते ही खुदगर्ज हो, तुम लोगों को सिर्फ अपने बारे में ही सोचना अच्छा लगता है, किसी दूसरे की तुम्हें परवाह नहीं होती, तुम सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहते हो, औरत को तो अपनी जूती के बराबर समझते हो। तुम लोग औरत को एक खिलौना समझते हो, जिसके साथ खेल कर उसे फेंक दिया जाता है। मेघा तो मेरी मोहब्बत पर भी विश्वास नहीं कर रही थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम इतनी जल्दी शादी न कर लेते, तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। मैंने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया और उस समय वहाँ से चला गया। मैं उसको अगर ये बात भी बता देता कि शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों की मर्जी से की है, तो उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता। और रही बात तन्वी की ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो मैं अपनी शर्म के मारे किसी को कुछ बता नहीं पाया था। पर तन्वी तो मुझसे बहुत खुश थी, इसीलिए मैंने यही सोचा कि जब तन्वी को अपने साथ शहर ले आऊँगा तो उसको सारी हकीकत बता दूंगा और फिर हम दोनों किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मुझे विश्वास था कि तन्वी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेगी और इस तरह मेघा की तरह मुझे छोड़कर हरगिज भी नहीं जाएगी। दिन को क्लास और कॉलेज में मसरूफ़ होने की वजह से मैं तन्वी से बात नहीं कर पाता था, पर रात को हर रोज़ ही मैं 2 घंटे तक लगातार तन्वी से कॉल पर बात किया करता था। हम दोनों की प्यार भरी बातों में किसी तरह ये 2 घंटे गुजर जाते थे, कुछ मालूम ही नहीं होता था और दिल करता था कि सारी रात ही हम बातें करते रहें। पर मजबूरी होती थी, सुबह उठकर 8 बजे मेरा कॉलेज शुरू हो जाता था और तन्वी मुझे अक्सर कहती कि कुणाल जल्दी सो जाया करो, वरना सुबह आपकी आँख नहीं खुलेगी। उसको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, इसीलिए उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब मैं धीरे धीरे मेघा को भूलने लगा था। हमारी शादी को अभी 1 ही हफ्ता गुजरा था जब मेरे घर से अचानक मुझे कॉल आई कि तन्वी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ होने लगी हैं। मैं उसकी ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान हुआ था। मेरे घर वालों ने बताया कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, हम उसका चेकअप करवा चुके हैं, लेकिन तन्वी की हालत में कोई भी सुधार नहीं है। तुम ऐसा करो कि तन्वी को अपने साथ शहर ले जाओ और किसी अच्छे अस्पताल में उसका चेकअप करवाओ। मैं कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर फ़ौरन गांव के लिए रवाना हो गया। मैंने वहां पहुंचा और जब तन्वी से मुलाकात की तो वो सच में मुझे बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसने मुझे बताया कि जब भी कुछ खाती हूँ उसी समय चक्कर आने लगते हैं और उल्टी हो जाती है। अपनी नई नवेली पत्नी को इस हाल में देखकर, बिस्तर पर पड़ा देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा उदास भी था। मैंने अपने पापा से कुछ पैसे लिए और तन्वी को लेकर शहर आ गया, क्योंकि मैं शहर में हॉस्टल में रहता था और तन्वी को वहाँ ले जाना नहीं चाहता था। इसीलिए होटल में ही 2 दिन के लिए एक रूम बुक करवा लिया। पहली रात उसे रूम में गुजारने के बाद मैं सुबह को नाश्ता करने के बाद तन्वी को अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बधाई देते हुए कहा कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। मुझ में जो कमी थी वो मैं तन्वी को बता भी नहीं सकता था।
पर मुझे अब तन्वी के किरदार पर शक होने लगा था। उसको कुछ भी साफ शब्दों में नहीं बता सकता था। इसीलिए मैंने डॉक्टर से उस समय दवाइयों का लिखा हुआ पर्चा लिया और तन्वी को अपने होटल वाले रूम में ले आया। तन्वी इस बात से काफ़ी खुश थी और बार बार मुझसे बोल रही थी कि कॉल करके घर वालों को ये खुशखबरी सुना दो। पर उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे तो तन्वी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे बार बार ये बात बोल रही थी कि इस बच्चे से मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपको अपने बच्चे के होने की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही? मैं मजबूर था। मैंने उसको बहाना बना दिया कि मैं इस बच्चे को लेकर अभी खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरी इस बात पर तन्वी ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो तुम्हें पहले ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब जो भगवान की मर्जी उसे हम बदल नहीं सकते। और फिर तन्वी मुझे समझाने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई भी करते रहना और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। अब मैं तन्वी को क्या बताता कि मैंने सावधानी इसीलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। 2 दिन तक तन्वी को अपने पास रखकर तीसरे दिन मैंने तन्वी को अकेले ही गांव के लिए बस पर बैठा दिया। वो मेरे सर्द रवैये पर काफ़ी परेशान थी कि मुझे अचानक से ये खबर सुनने के बाद क्या हो गया है। उसने मुझसे काफ़ी बार कहा कि वो अकेले गांव नहीं जाएगी, आप ही मुझे छोड़कर आओ। मैं कभी भी शहर अकेली नहीं आई हूँ और ना ही कभी इस तरह अकेले सफ़र किया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस हालत में तो आपको मुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर आप न जाने क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तन्वी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे बस में बिठाकर अपने हॉस्टल चला आया। वहाँ पर बैठकर मैं अपनी किस्मत पर रोने लगा। जिंदगी ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। न मैं किसी को बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या समस्या है, ना ही तन्वी से बोल सकता हूँ कि वो मुझे धोखा दे रही है। मैंने अभी ये इरादा कर लिया था कि मैं अब कभी भी गांव तन्वी के पास नहीं जाऊंगा। कुछ ही घंटे के बाद तन्वी गांव पहुंच गई थी तो मेरे पापा की मेरे नंबर पर कॉल आई। वो मुझे काफ़ी डांटने लगे और कहने लगे कि इस हालत में तन्वी को अकेले यहाँ भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तुम तो बहुत ही जिम्मेदार लड़के थे, तो तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, जबकि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की अब माँ बनने वाली है। पापा ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हें शहर भेजकर। वहाँ जाने के बाद तो तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गए हो। मैं उनकी ये डांट चुपचाप सुनता रहा और फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। रात होते ही तन्वी की कॉल मुझे आई तो मैंने रिसीव नहीं की और कॉल कट करके अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। काफ़ी सारे दिन इसी तरह गुजर गए और मैं घर पर कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मैंने एक दोस्त के नंबर से अपने पापा को कॉल की और उनसे कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाया। आप मेरी चिंता मत करना, जब मैं अपना मोबाइल ठीक करवा लूँगा तो खुद ही आपसे बात कर लूँगा। तो फिर पापा निश्चिंत हो गए थे। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। पापा को अपने दोस्त के नंबर से कॉल करता रहा और उनकी खैरियत मालूम करता रहा। उधर तन्वी मुझसे बात करने के लिए बेचैन थी। उसने 2-3 बार मेरे दोस्त के उसी नंबर पर कॉल किया जिससे मैं पापा को बात करता था। मैंने अपने दोस्त से कह रखा था कि जब भी तुम्हारी भाभी का कॉल आए तो तुम कह देना कि कुणाल मेरे पास नहीं है, मैं बाद में बात करा दूंगा। मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया था, लेकिन वो हैरान था कि आखिर मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने दोस्त को भी कोई बात नहीं बताई थी। 3 महीने के बाद मैंने एक चक्कर घर लगाया था, वो भी अपने पापा के बहुत बार कहने पर। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं तन्वी से जाकर मिलूं। मैं एक ही रात के लिए गया था और अगले दिन मुझे वापस आना था। वहां पहुंचकर मुझे देखकर तन्वी काफ़ी खुश हुई थी। मैं अपने घर वालों से मिलकर जब अपने कमरे में गया तो वो मुझसे गले लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे अपने इस व्यवहार की कुछ वजह बताओ। मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे दे रहे हो? मैंने उसको कहा कि मैं अभी कुछ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, इस बात के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस बार मुझे पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और उदास नज़र आ रही थी, पर उसकी हालत का मुझे जरा भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिल में बस यही बात घर कर गई थी कि तन्वी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जब रात को मैं तन्वी से अलग सोफे पर सोया तो वो मुझसे कहने लगी, कुणाल मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं सह सकती आपकी ऐसी बेरुखी। मुझे ये सज़ा ना दें जो मैं सह न सकूं। मैंने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? कम से कम एक बार बताएं तो सही कि मेरा कसूर क्या है। मैं वादा करती हूँ अगर मेरा कोई कसूर होगा तो मैं खुद ही आपसे दूर चली जाऊंगी, पर मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा।
मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो तन्वी उसी जगह सोफे के करीब नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर अभी तक आंसुओं के निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी सोई है और पूरी रात रोती रही है। मैं उसको उसी जगह छोड़कर कमरे से बाहर चला आया जहाँ पर मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने नाश्ता किया और मम्मी पापा से बाय बोलकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुँचते ही मैंने पापा को कॉल की और अपने पहुँच जाने की खबर सुनाई कि मैं पहुँच गया हूँ, आप चिंता मत करना। क्योंकि पापा को अक्सर उस समय चिंता रहती थी जब मैं सफ़र करता था। मैं अभी कॉल पर पापा से बात कर ही रहा था कि तभी तन्वी ने पापा से फ़ोन ले लिया और मुझसे कहने लगी कि आप मुझे बताए बगैर ही क्यों चले गए। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। मैंने तन्वी से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दी। 2 महीने के बाद मेरा कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं नौकरी की तलाश शुरू करने लगा। कुछ कोशिशें करने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, जिसके बारे में मैंने पापा को बताया तो वो लोग बहुत ही खुश हुए थे। अब मैं अपनी ड्यूटी में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखता था और अब घर पर बात मेरी बहुत ही कम हो पाती थी। इसी तरह समय गुजरता रहा। मैं अपनी सैलरी से आधी सैलरी अपने घर भेज देता था। कुछ ही महीनों के बाद मेरे नंबर पर पापा की कॉल आई। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि इस समय आखिर क्या बात हो सकती है। पापा ने इतनी रात गए मुझे कॉल क्यों की है। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो पापा ने मुझे इसी शहर के एक अस्पताल का नाम बताया कि हम तुम्हारी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आए हुए हैं। मैं समझ गया था कि शायद तन्वी की डिलीवरी का समय हो गया है, इसलिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं तन्वी के पास जाऊं। पर पापा के बुलाने पर मुझे जाना जरूरी था। जल्दी जल्दी मैं उठा और अस्पताल चला गया। वहां पहुंचकर जब मेरी नज़र तन्वी पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ शिकायती नज़रों से देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसकी तकलीफ देखकर मेरा दिल भी परेशान हो गया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर उसे लेबर रूम में ले गई। लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद डॉक्टर ने पापा से आकर पूछा कि लड़की का पति कौन है। पापा ने जब डॉक्टर को मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे बधाई देते हुए एक छोटा सा बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने जब बच्चे की तरफ देखा तो बहुत ही मासूम और प्यारा सा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे सवाल कर रहा हो कि पापा आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, आपको मेरे आने की खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही, आपने मेरी वजह से मेरी माँ को भी सजा दी है। बच्चे की तरफ देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, जो मेरी माँ ने उसी समय आकर मेरी गालों से साफ कर दिए और कहा, बेटा जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारे पापा भी इसी तरह खुशी के मारे रो रहे थे, जिस तरह अभी तुम अपने बेटे की खुशी में अपनी आंखों में आंसू बहा रहे हो। पापा और मेरी माँ उस बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तन्वी ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस बात को भूल नहीं सकता था। मैं उस समय अस्पताल में मौजूद था तो मैंने उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में सोचा और उसको लेबोरेटरी रूम ले गया। जब टेस्ट के लिए मैंने सैंपल दिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल था कि अभी रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। जब रिपोर्ट्स आई तो देखकर मैं हैरान रह गया। वो बच्चा तो मेरा ही था। मैं ये सोच रहा था ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये रिपोर्ट लेकर मैं उसी डॉक्टर के पास गया जिसने मुझसे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो उसने एक बार फिर से मेरा टेस्ट करवाया। इस बार मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि शायद हमारी लेबोरेटरी टेस्ट में टेस्ट की रिपोर्ट किसी के साथ चेंज हो गई होगी, इसीलिए हमें थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, आप हमें माफ़ कर दें। डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ गया था कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। जब मैंने उस पर दबाव डाला कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूंगा और तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा, तो वो डॉक्टर डर गया और उसने सच्चाई उगल दी। उसने कहा, जब हमने तुम्हारी टेस्ट का सैंपल लिया था उस समय एक लड़की का कॉल आया था और उसी ने ये गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। इसके बदले उसने मुझे ढेर सारे पैसे देने के लिए कहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी समय डॉक्टर की जान ले लूं, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की थी। मैंने ये पूरे 9 महीने किस परेशानी में गुजारे थे ये सिर्फ मैं ही जान सकता था। पर यह खुशी की खबर सुनते ही मेरे दिल में उस डॉक्टर के लिए दया आ गई और मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी असली मुजरिम तो मेघा थी, जिसने डॉक्टर से कहकर मेरी गलत रिपोर्ट बनवाई थी। अब मैं मेघा से पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उसी समय गुस्से में मेघा के पास पहुंचा था।
मुझे पता था कि मेघा किस कंपनी में काम करती है। वहीं जाकर मैं मेघा को मिलने के लिए बाहर बुलाया। जब वो बाहर आई तो मुझे देखकर गुस्से से फिर से अंदर जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी गलत रिपोर्ट क्यों बनवाई थी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? और तब मेघा ने मुझे बताया कि उस रात मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। मैं तुम्हारे साथ अब और आगे तक नहीं चल सकती थी, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, क्योंकि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और मैं अपने पति में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे भरपूर मर्द की ज़रूरत थी जो मुझे खुश कर सकता, और वो लड़का मुझे मिल भी गया था। मेरे ही मोहल्ले में रहता था और मैं उससे प्यार करने लगी थी। रोहित बहुत ही पैसे वाला भी है, वो मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता है। इसीलिए मैंने तुमसे पीछा छुड़ा लिया था। डॉक्टर से कहकर तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी निकलवा दी थी, जिससे कि तुम दोबारा मेरे पीछे ना आओ। मैं सारा खेल समझ चुका था। ये सारा खेल पैसे का था, ना कि मर्दानगी का था। मेघा को पैसे वाला लड़का मिल गया था, इसलिए उसने मुझे बहाने से छोड़ दिया था। मैं उसी समय तन्वी के पास गया, जो कि उस समय बहुत ही कमज़ोर सी अस्पताल के रूम में बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और तन्वी को अपना बच्चा दिखाया और उसको बधाई भी दी। मेघा के झूठ फरेब और अपनी कमअक्ली के चलते मैं तन्वी के सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाया था। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ये पूरे 9 महीने मेरे व्यवहार से वो काफ़ी परेशान रही थी। मैं समझ सकता था कि ये 9 महीने कितनी तकलीफ में उसने गुजारे होंगे। इस समय तो पत्नी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पति के सहयोग की होती है, उसके साथ और प्यार की होती है। मैंने अपने व्यवहार की तन्वी से माफ़ी मांग ली थी और उसे अस्पताल से अपने घर ले आया, जो मैंने किराए पर लिया हुआ था, जहाँ पर मैं, तन्वी और मेरा बच्चा बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तन्वी जब कभी भी मुझे मेरे गलत व्यवहार का कारण जानना चाहती है, तो मैं उससे कहता हूँ कि उस समय को भूल जाओ, शायद वो तुम्हारी आजमाइश का समय था जो गुजर चुका है। मैं तन्वी को इतना प्यार देता हूँ, उसका इतना ध्यान रखता हूँ कि कभी कभी तो तन्वी खुद ही कहती है कि मुझे इतना प्यार मत करो, मुझे इस प्यार से डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। और मैं तन्वी को बाहों में भरकर उसे विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।